नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा हम सब ने कभी न कभी सरकारी नौकरी से जुड़ी सुरक्षा की बातें सुनी हैं, लेकिन उसका एक पहलू ऐसा भी है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान ही मतलब मौत हो जाए तो उसके परिवार का क्या होता है। यहीं पर एक बहुत अहम व्यवस्था काम करती है। इसे कहते हैं अनुकंपा नियुक्ति या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। अच्छा। इसका मकसद बहुत सीधा है। परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से उबारने के लिए किसी एक सदस्य को नौकरी देना। मतलब एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच। बिल्कुल, एक ऐसा कवच जो परिवार को एक तरह से बिखरने से बचाता है। लेकिन सोचिए क्या हो जब वही कवच परिवार के भीतर ही एक कश्मकश की वजह बन जाए, जब उस एक नौकरी के लिए दो दावेदार खड़े हो जाएं, एक दिवंगत की बेटी और दूसरी उसकी पत्नी। जी, और आज हम केरला हाईकोर्ट के एक ऐसे ही उलझे हुए मामले की परतों को खोलेंगे। यह हमें जिम्मेदारी, अधिकार और मुश्किल फैसलों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हमारे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा एक मामला है ना। जी, कहानी शुरू होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक सिक्योरिटी गार्ड श्री कुमार पीएन से, जिनका सेवा के दौरान निधन हो गया। और उनके निधन के बाद बैंक की जो डाइंग इन हार्नेस स्कीम है। हाँ, डाइंग इन हार्नेस मतलब काम करते हुए मृत्यु हो जाना। ये योजना इसी स्थिति के लिए बनी है। इसका मूल सिद्धांत यही है कि संस्था का दायित्व कर्मचारी के जाने के बाद उसके परिवार के प्रति भी है। तो अब तक तो ये एक सीधी साधी कहानी लगती है, परिवार को मदद मिलनी थी, लेकिन असल पेंच यहीं से शुरू होता है। यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये नौकरी परिवार के लिए सहारा तो थी, पर जल्द ही एक खींचतान की वजह बन गई। क्योंकि दावेदार एक नहीं दो थे। बिल्कुल, एक थी श्री कुमार की दूसरी पत्नी श्रीमती गीता देवी, और दूसरी थी उनकी पहली पत्नी से हुई बेटी सुश्री सौंदर्या। अच्छा, तो अब बैंक एक मुश्किल स्थिति में आ गया। नियम तो यही कहता है कि नौकरी सिर्फ एक आश्रित को दी जा सकती है। जी, अब सवाल ये था कि इन दोनों में से किसे चुना जाए। दोनों ही कानूनी रूप से मतलब आश्रित की परिभाषा में आती थी। बैंक को एक ऐसा फैसला लेना था जो नियमों के दायरे में भी हो और तर्कसंगत भी लगे। तो बैंक ने इस दुविधा का हल कैसे निकाला? उन्होंने क्या पैमाना अपनाया? बैंक ने दोनों के दावों पर विचार किया और आखिर में नौकरी का प्रस्ताव सुश्री सौंदर्या यानी बेटी को दिया। बेटी को दिया? जी, और इसके पीछे जो वजह बताई गई वो इस केस का एक बहुत अहम मोड़ है। बैंक ने कहा कि सौंदर्या की शैक्षणिक योग्यता बेहतर थी। बेटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अच्छा, तो बैंक ने शिक्षा को आधार बना लिया। एक तरह से ये निष्पक्ष भी लगता है, एक ऐसा पैमाना जिसे आप नाप सकते हैं, जिसमें भेदभाव की गुंजाइश कम हो। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है। क्या अनुकंपा नियुक्ति का मकसद सबसे काबिल इंसान को चुनना है या सबसे जरूरतमंद को? क्योंकि ये दोनों हमेशा एक ही व्यक्ति हों, ये जरूरी तो नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर ऐसी योजनाओं को लेकर ये बहस होती भी है। देखिए, बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं जब फैसला लेती हैं तो उन्हें ऐसा आधार चुनना होता है जो मतलब कानूनी तौर पर टिकाऊ हो। सही बात है। जरूरत एक बहुत ही व्यक्तिपरक चीज है ना? किसकी जरूरत ज्यादा है ये कैसे तय करेंगे? इसमें तो अंतहीन बहस हो सकती है। हाँ, ये बात समझ में आती है। अगर बैंक व्यक्तिपरक फैसले लेने लगे तो उस पर पक्षपात का आरोप लग सकता है। कोई भी कह सकता है कि बैंक ने दूसरे पक्ष का साथ दिया। बिल्कुल, इसीलिए संस्थाएं अक्सर शैक्षणिक योग्यता या उम्र जैसे वस्तुनिष्ठ मानदंडों, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का सहारा लेती हैं। ये एक सुरक्षित रास्ता है जो उन्हें भविष्य के कानूनी विवादों से बचाता है। ठीक है, तो बैंक ने एक सुरक्षित रास्ता चुना, लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये कहानी सिर्फ नौकरी देने पर खत्म नहीं हुई। बैंक के इस प्रस्ताव के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई थी। और वो शर्त ही एक तरह से इस योजना की आत्मा है। बैंक ने सौंदर्या को नौकरी का प्रस्ताव देते हुए साफ कहा कि उन्हें एक लिखित वचन, एक अंडरटेकिंग देनी होगी। अंडरटेकिंग किस बात की? इस बात की कि वो दिवंगत कर्मचारी के सभी आश्रितों का, मतलब इस मामले में श्रीमती गीता देवी का भी ठीक से भरण पोषण करेंगे। वाह, मतलब ये सिर्फ एक नियुक्ति पत्र नहीं था, ये तो एक जिम्मेदारी का कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, बैंक कह रहा था कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं ताकि आप पूरे परिवार को संभालें, सिर्फ खुद को नहीं। एकदम सही। और ये कोई मामूली शर्त नहीं थी। बैंक की पॉलिसी में साफ लिखा था, जिसका जिक्र कोर्ट के फैसले में भी है, कि अगर भविष्य में ये पाया गया कि नौकरी पाने वाला व्यक्ति अपना वादा नहीं निभा रहा तो नौकरी जा सकती है। हाँ,
तो उसकी नौकरी तुरंत खत्म की जा सकती है। मतलब साफ और सीधी बात, ये नौकरी एक जिम्मेदारी का पैकेज है। परिवार का ख्याल नहीं रखा तो नौकरी गई। अब जाहिर है इस फैसले और इस शर्त से दोनों ही पक्ष खुश नहीं थे। स्वाभाविक है। मामला 2 अलग-अलग याचिकाओं के रूप में केरल हाईकोर्ट पहुंच गया। अच्छा, तो पहले बेटी की याचिका की बात करते हैं। श्री सौंदर्या को नौकरी तो मिल रही थी, फिर उन्होंने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया? सौंदर्या नौकरी लेने को तो तैयार थीं, लेकिन उस शर्त के खिलाफ थीं। उनकी याचिका का सार ये था कि उन पर अपनी सौतेली मां के भरण पोषण की जिम्मेदारी कानूनी रूप से नहीं डाली जा सकती। वो नौकरी का अधिकार तो चाहती थीं, पर उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी नहीं। अगर हम 1 मिनट रुककर बेटी के नजरिए से सोचें तो ये थोड़ा समझ भी आता है। उसे नौकरी मिल रही है, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जो शायद उसकी पूरी जिंदगी को बदल दे। उसे उस महिला की जिम्मेदारी लेनी है जो उसकी सौतीली मां है। ये कानूनी से ज्यादा एक भावनात्मक उलझन है। हो सकता है, और कानूनी तौर पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत अधिकार का दावा किया। वहीं दूसरी याचिका आई श्रीमती गीता देवी की तरफ से। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो बैंक के मूल फैसले को ही चुनौती दे दी। उनका तर्क था कि नौकरी सौंदर्या को दी ही नहीं जानी चाहिए थी। उनका आधार क्या था? क्या उन्होंने कहा कि पत्नी होने के नाते उनका हक पहला है? जी, उनका तर्क इसी दिशा में था। उन्होंने बैंक के फैसले को ही मनमाना बताया। उनका कहना था कि नौकरी पर पहला अधिकार उनका है और बैंक ने शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाकर गलती की है। तो अब अदालत के सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग, बल्कि एक दूसरे के विरोधी सवाल थे। बिल्कुल। एक तरफ बेटी कह रही है कि मुझे नौकरी बिना शर्त के चाहिए, और दूसरी तरफ पत्नी कह रही है कि नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, बेटी को नहीं। अब गेंद जज डीके सिंह के पाले में थी। अदालत ने इस जटिल गुत्थी को कैसे सुलझाया? जस्टिस सिंह ने मामले को बहुत ही मेथोडिकल तरीके से देखा। उन्होंने दोनों याचिकाओं पर एक-एक करके विचार किया और बहुत स्पष्ट फैसला सुनाया। सबसे पहले उन्होंने सुश्री सौंदर्या की याचिका को उठाया। और उस पर कोर्ट का क्या कहना था? कोर्ट ने उस याचिका को बिना किसी लाग लपेट के खारिज कर दिया। अदालत का नजरिया बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि ये जो भरण पोषण की शर्त है, ये इस योजना का कोई अलग हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द स्कीम। इसका मतलब कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ अधिकार नहीं ले सकते, आपको जिम्मेदारी भी लेनी होगी। आप योजना के हिस्सों को अपनी सुविधानुसार चुन या छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को नौकरी देना नहीं है। उसका बड़ा मकसद उस पूरे परिवार को एक सुरक्षा देना है जो अचानक बेसहारा हो गया है। इसलिए भरण पोषण की शर्त उस उद्देश्य को पूरा करने का एक जरिया है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये तो हुई सौंदर्या की याचिका की बात। अब आते हैं श्रीमती गीता देवी की याचिका पर। उन्होंने तो बैंक के फैसले को ही गलत ठहराया था। क्या अदालत को बैंक की प्रक्रिया में कोई खामी नजर आई? नहीं, कोर्ट ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी। अदालत ने माना कि जब एक से ज्यादा योग्य दावेदार हों, तो नियोक्ता यानी बैंक को ये अधिकार है कि वो उनमें से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करें। और बैंक ने जो तरीका अपनाया शैक्षणिक योग्यता का, कोर्ट ने उसे सही माना? जी, कोर्ट ने कहा कि बैंक का फैसला किसी भी तरह से अतार्किक या अवैध नहीं था। उन्होंने दोनों उम्मीदवारों पर विचार किया और एक वस्तुनिष्ठ पैमाने पर सौंदर्या को चुना। इसमें अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखा। तो इस तरह दोनों ही याचिकाएं खारिज हो गई। बैंक का फैसला अपनी जगह कायम रहा, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। और यही इस फैसले का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अदालत ने मामले को बीच में नहीं छोड़ा। जस्टिस सिंह ने एक अंतिम और बहुत ही व्यवहारिक निर्देश दिया। उन्होंने एक समय सीमा तय कर दी। समय सीमा? हाँ, फैसले में कहा गया कि अगर सुश्री सौंदर्या फैसले की तारीख यानी 13 फरवरी 2025 से 10 दिनों के भीतर बैंक की सभी शर्तों को स्वीकार नहीं करती हैं, जिसमें वो भरण पोषण का वचन देना भी शामिल है। जी, वो भी शामिल है, तो नौकरी का यह प्रस्ताव अपने आप रद्द हो जाएगा। और अगर प्रस्ताव रद्द हो जाता, तब नौकरी किसे मिलती? तब ये प्रस्ताव उन्हीं शर्तों के साथ श्रीमती गीता देवी को दिया जाएगा। कमाल है। तो अदालत ने गेंद वापस सौंदर्या के पाले में डाल दी। उन्हें एक अंतिम और मुश्किल फैसला लेने के लिए कहा गया, या तो नौकरी को उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनाओ, या फिर उसे पूरी तरह से छोड़ दो, ये जानते हुए कि यह अवसर फिर तुम्हारी सौतेली माँ को मिल जाएगा। कोर्ट ने उन्हें बीच का कोई रास्ता नहीं दिया।
ये एक तरह से न्यायिक व्यावहारिकता का बेहतरीन उदाहरण है ना? कोर्ट ने सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं की, बल्कि एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे मामला हमेशा के लिए सुलझ जाए। बिल्कुल। और किसी एक परिवार को तो वो सहारा मिल सके जिसके लिए ये योजना बनी है। तो इस पूरे मामले से जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है वो ये है कि भारतीय कानून में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के तौर पर नहीं देखा जाता। ये योजनाएं परिवार को एक इकाई मानकर चलती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ नौकरी एक व्यक्ति को मिल रही है, लेकिन उसका मकसद पूरे परिवार को बचाना है। ये व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के बीच का एक बेहतरीन संतुलन है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालतें नियोक्ता की स्थापित नीतियों का सम्मान करती हैं, जब तक कि वो नीतियां पूरी तरह से मनमानी न हो। यहाँ बैंक ने एक तर्कसंगत प्रक्रिया अपनाई और अदालत ने उसे सही ठहराया। जी, ये दिखाता है कि संस्थाओं को अपनी नीतियों को स्पष्ट और निष्पक्ष रखने की कितनी जरूरत है। ये मामला तो सुलझ गया, लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। यहाँ फैसला शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुआ, जो एक मापने योग्य पैमाना है। पर सोचिए, अगर दोनों दावेदारों की योग्यता बिल्कुल बराबर होती, अगर दोनों ही ग्रेजुएट होते या दोनों ही 10वीं पास, बिल्कुल, ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति होती। तब बैंक या कोई भी संस्था सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कैसे चुनती? क्या तब वित्तीय जरूरत को देखा जाता कि किसके पास आय का कोई और स्रोत नहीं है, या फिर उम्र को आधार बनाया जाता कि जो युवा है उसे मौका मिले, या ये देखा जाता कि किसके ऊपर छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है? बिल्कुल। ये मामला एक स्पष्ट कानूनी जवाब तो देता है, लेकिन मानवीय सवाल अपनी जगह बना रहता है। जब परिवार इतने जटिल हों, जहां सौतेले रिश्ते हों, तो जरूरत और उपयुक्तता को कैसे तौला जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। सही कहा। शायद भविष्य में इन योजनाओं को ऐसी स्थितियों के लिए और भी स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने होंगे।